हेलो एवरीवन। तो आज के रैपिड फायर क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट लेके आए हैं, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर में जूरिस्प्रूडेंस है क्या, इसकी क्या महत्व है और हमें क्या चीज़ें आपके फर्स्ट सेमेस्टर एलएलबी के जो जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट है उसमें जानने योग्य बातें हैं और क्या क्या हमें सीखने को मिलेगा। तो आज इसका ओवरव्यू हम देखते हैं आपका रैपिड फायर क्लास में। तो आइए आगे बढ़ते हैं टुडे क्लास में। तो सबसे पहले देखते हैं जूरिस्प्रूडेंस का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, नेचर, डेफिनेशन एंड स्कोप, कि आखिर में जूरिस्प्रूडेंस है क्या। तो आइए हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन काल में कि आखिर में जूरिस्प्रूडेंस की उत्पत्ति क्यों हो, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी इंट्रोडक्शन में जानने के लिए कि आखिर में क्यों ज़रूरत पड़ी हमें जूरिस्प्रूडेंस की। तो आइए हम देखते हैं। जूरिस्प्रूडेंस में होता है न्यायशास्त्र, जिसे हम विधि शास्त्र भी कहते हैं, न्यायशास्त्र भी कहते हैं, विधि शास्त्र। ओके, तो आइए हम देखते हैं इसको इंट्रो। तो जैसे जैसे मानव विकसित होते गए तब वो लोग कम्युनिटी बनाकर रहने लगे, एक यूनिटी बनाकर रहने लगे, समूह बनाकर रहने लगे। तब लोगों में आपसी मतभेद भी बढ़ने लगा, लोग एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं थे, एक दूसरे के खिलाफ होने लगे। तब यहाँ पर ज़रूरत पड़ी कुछ समझौते की, और ये समझौता होने के लिए ज़रूरी है कि कुछ नियम, विधि, कानून की स्थापना की जाए। तब ऐसे में स्टार्टिंग में जब प्राचीन समय में जब लोगों में चेतना उभरी कि हमें कुछ रूल रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत है, तब विधि का थोड़ा अस्तित्व में आना शुरू हुआ। उसके बाद जैसे मध्यकाल आया, मध्यकाल में ये जो है रीति रिवाज के रूप में लोगों के निरंतर चले गए, धार्मिक रूप से, धार्मिक पद्धति से रीति रिवाज कस्टम के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हुआ, और लोग इसमें दिए गए नैतिकतावादी विचारधारा को अपनाते गए, और लोग जो है अपने दिनचर्या, अपने व्यवहारों को सही रूप से धार्मिक तरीके से बदलना शुरू किया। और इस प्रकार जो है मध्यकाल में इसका बहुत तेजी से विकास हुआ, परंतु ये धार्मिक पद्धति के तरीके से, धार्मिक रूप से विकास हो। उसके बाद जब आधुनिक काल आया, तब जब समाज एक राष्ट्रीयकृत होने लगा, जब सामूहिकृत हो गया, एक राष्ट्र निर्माण हो गया, एक देश की स्थापना हुई, तब वहाँ पर जो है ये धर्म जो है उतना व्याख्यात, उतना प्रबल कार्य नहीं कर पा रहा था। तब जाकर ज़रूरत पड़ी कि किसी भी राज्य को, विधि को एक बेहतर तरीके से, एक अलग तरीके से इसकी पहचान हो और इसको अच्छे तरीके से जो है समाज के बीच, लोगों के बीच लाया जाए। तब इसमें और अधिक ध्यान दिया गया, और आगे चलकर ये आधुनिक समय में विधि इतना महत्वपूर्ण हो गया कि लोगों के हर एक ज़रूरत को ये पूरा कर पाता है। तो इस प्रकार विधि नैतिकता से परिपूर्ण है, जो लोगों के हित के लिए काम करता है। आई होप इतना आपको समझ में आएगा। अब देखते हैं हम इसका मीनिंग। तो जूरिस्प्रूडेंस जो है एक लैटिन शब्द जूरिस्प्रूडेंसिया से लिया गया, जिसका मतलब होता है विधि का ज्ञान। कोई भी विधि है उसका ज्ञान प्राप्त करना, कि वो विधि है क्या, किस तरह से है, वो कैसे काम करता है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ये सारे ज्ञान, ये सारे चीज़ों को जानना जो है विधि का ज्ञान ही जूरिस्प्रूडेंस है। बहुत विद्वान आए, इसको परिभाषित करना चाहे, इसको एक्सप्लेन करना चाहे, परंतु ये बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इसीलिए जो है इसको बहुत रिसर्च करने के बाद इसको जूरिस्प्रूडेंस से नाम दिया गया। तो आइए हम इसका नेचर को देखते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस का नेचर जो है व्यक्ति के व्यवहारों से संबंधित रहता है। अगर देखा जाए तो व्यक्ति के व्यवहार द्वारा ही लोगों में एक परिवर्तन, एक मतभेद उत्पन्न होता है, जिसके लिए जूरिस्प्रूडेंस की उत्पत्ति हुई। तो जूरिस्प्रूडेंस व्यक्ति के व्यवहार व आचरण से संबंधित रखता है। जब व्यक्ति के आचरण बिगड़ने लगता है, तब वहाँ पर नियम कानून की स्थापना हुई, नियम कानून की ज़रूरत पड़ी। तो इस प्रकार जूरिस्प्रूडेंस का नेचर जो है परिवर्तनशील रहता है। जैसे जैसे व्यक्ति के व्यवहारों में परिवर्तन आता है, समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, वैसे जूरिस्प्रूडेंस समय के अनुसार, व्यवहारों के अनुसार परिवर्तित होते रहता है, और इस प्रकार इसका नेचर परिवर्तनशील है। आगे हम देखते हैं इसका डेफिनेशन। तो जूरिस्प्रूडेंस को अनेक लोगों ने अलग तरीके से, बहुत सारे तरीके से डिफाइन किया, जिसमें कि हॉलैंड है, सामंड है और हिगल है। बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया और अपने अपने तरीके से बताया, लेकिन इसमें व्याख्यात रूप से सामंड ने बहुत ही अच्छी तरीके से परिभाषित किया, और उन्होंने कहा कि विधि एक विज्ञान है। जिस प्रकार विज्ञान में नए नए खोज होते हैं, नए नए परिवर्तन आते हैं, तो वैसे ये भी परिवर्तित होते रहता है और नई नई चीज़ों को अस्तित्व में लाता है। उसके बाद हम इसका स्कोप देखें तो इसका स्कोप हर क्षेत्र में आज के समय में देखने को मिल जाता है, चाहे वह वाणिज्य के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो। हर क्षेत्र में ये जो है विधि का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब आगे हम देखते हैं स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एंड दैट एक्सपॉन्डेड व्यू। ओके, तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस का जो क्षेत्र है वो क्या क्या क्षेत्र है, इसका कितना
मतलब शाखाएं हैं, इसको शाखाओं में बांटा गया है। तो सबसे पहले आता है नेचुरल लॉ थ्योरी। ये जो है नेचुरल सिद्धांतों पर आधारित होता है कि नेचर कैसा व्यवहार करती है उसके बारे में ये बताता है। उसके बाद हिस्टोरिकल स्कूल आता है जो कि कोई भी विधि का इतिहास कैसा था उसके बारे में जानने में सहायता करता है। उसके बाद आता है आपका एनालिटिकल स्कूल, जो कि एक विश्लेषणात्मक सिद्धांत है कि कोई भी विधि कैसे अस्तित्व में आई इसका विश्लेषण करना होता है, वो बनता कैसे है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, मेनी मोर थिंग। उसके बाद आता है फिजियोलॉजिकल स्कूल। उसका एक फिजियोलॉजिकल रूप से अस्तित्व में लाने का प्रयास करता है कि फिजियोलॉजिकल उसकी स्टडी की जाती है। उसके बाद सोशियोलॉजिकल, सामाजिक तौर पर उसको जाना जाता है। उसके बाद है रियलिस्ट स्कूल, जिसमें देखा जाता है कि आखिर में ये अस्तित्व में है कैसा, ये कैसा काम कर रहा है उसके बारे में। रियलिस्ट मतलब यथार्थवादी विचारधारा। उसके बाद आता है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। उसके बाद जो है प्योर थ्योरी के बारे में देखा जाता है कि आखिर कोई भी विधि है वो आखिर एक्चुअल में है कैसा परफॉर्म कर, उसको शुद्धता कैसे की जा सकती है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम विधि को सही तरीके से समझ सकें कि आखिर उसका भूत भविष्य वर्तमान है क्या, कोई भी विधि कैसे काम कर रहा है, वो कैसे आया, कैसे अस्तित्व में आया और आज वो कैसे काम करे और कैसे आगे चलकर वो एक बेहतर विधि साबित होगा। इसके बारे में ये सारी जानकारी है, सारे विषयों स्कूलों के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जूरिस्प्रूडेंस एंड लॉ। जूरिस्प्रूडेंस और लॉ के बीच क्या संबंध है, आखिर में जूरिस्प्रूडेंस और लॉ दोनों एक है या अलग है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। जूरिस्प्रूडेंस एंड लॉ, इसका पहला डेफिनेशन, और उसके बाद नेचर एंड काइंड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, लॉ एंड मोरालिटी, स्टेट एंड सोवरेनिटी, डेवलपमेंट ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, इंडियन लॉ, कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ एंड लॉ कमीशन, सोर्स ऑफ लॉ, कस्टम, प्रेसिडेंस एंड लेजिस्लेशन। तो ये है हमारा जूरिस्प्रूडेंस का थर्ड पार्ट, जिसमें हम देखते हैं जूरिस्प्रूडेंस एंड लॉ से संबंधित दोनों के बीच क्या समानताएं हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसका डेफिनेशन, तो बहुत सारे वैज्ञानिक ने इसका अच्छे से डेफिनेशन किया, जैसे पूर्व में बताया, जैसे जूरिस्प्रूडेंस का किया, वैसे लॉ का भी डेफिनेशन की। लॉ लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लोगों, एक राष्ट्र द्वारा किया गया, सामान्य ने बताया कि राष्ट्र द्वारा एक देश द्वारा उसके उसमें रहने वाले लोगों के लिए दिया गया एक नियम और लागू है, मतलब नियम है जो लागू किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों ने इसको परिभाषित किया। उसके बाद इसका नेचर, जैसे कि मैंने बताया कि जूरिस्प्रूडेंस का नेचर होता है परिवर्तन से, वैसे ही लॉ का भी, विधि का भी नेचर है परिवर्तन से, क्योंकि विधि का ही ज्ञान है, दोनों ही सेम है। उसके बाद देखते हैं हम लॉ एंड मोरालिटी कि विधि और नैतिकता दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या समानता है। तो लॉ एक विधि है जो कि सामाजिक तौर पे केंद्रित होती है, और मोरालिटी नैतिकतावादी है जो कि व्यक्ति पर केंद्रित होती है। ये सामूहिक केंद्रित होती है, ये व्यक्तित्व विकास पर काम करता है, ये समाज को बेहतर बनाने का काम करता है, अरे किसी विशेष व्यक्ति को प्रभावित करने का काम करता है। तो दोनों में ये बहुत सारे अंतर हैं, और लेकिन ये दोनों के आपसी संबंध है, दोनों के बिना ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है दोनों के आपसी संबंध स्थापित हो। उसके बाद स्टेट, कोई भी विधि की कल्पना तभी की जा सकती है जब कोई स्टेट हो, बिना लोगों के उपस्थिति के कोई भी विधि क्या काम की। तो इस प्रकार स्टेट के बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद सोवरेनिटी, उसके बाद सोवरेनिटी मतलब प्रभु सत्ता की, आखिर में संप्रभु सत्ता है क्या, उसके बारे में। डेवलपमेंट ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल लॉ इन इंडिया, कि भारत में सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ, जो सिविल न्याय है और जो आपराधिक न्याय है, वो जो है कैसे विधि वो कैसे डेवलप हुआ भारत में, उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद है कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ, ये भारतीय हमारा जो विधि है उसका कोडिफिकेशन, उसका संहिताकरण कैसे हुआ, उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद है लॉ कमीशन, कि आखिर में लॉ बनाने के लिए कैसे कैसे प्रावधान, कैसे कैसे लोग मतलब संगठित हुए, कैसे काम किए और कैसे आगे बढ़े, इसके बारे में हम जानते हैं। उसके बाद देखते हैं सोर्स ऑफ लॉ। सोर्स ऑफ लॉ में हम देखते हैं कि विधि का क्या क्या सोर्स है, कोई भी विधि बनता है तो वो कहाँ से आ सकते हैं, कहाँ से आया होगा। तो सबसे पहले तो कस्टम से लिया गया। तो बहुत सारी विधि ऐसी थी जिसके बारे में उत्पत्ति करने के समय उसके सोर्स मतलब कि उसको लिया गया कहीं ना कहीं से, उसको मतलब जानना पड़ा कि विधि हमें कैसे बनानी चाहिए। तो सोर्स के रूप में जो है कस्टम को बहुत महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है यही विधि का मतलब स्टार्टिंग में विधि का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था कस्टम के द्वारा ही लोगों ने यह नैतिकता और विचारधारा को सोसाइटी के बीच में स्थापित करने का प्रयास किया। उसके बाद आते हैं प्रेसिडेंट, जिसमें हम देखते हैं कि न्यायाधीश द्वारा दिया गया कोई भी पूर्ण निर्णय है वो आगे चलकर वही सैद्धांतिक रूप से लोगों के बीच जैसे जैसे सही साबित हुआ वो विधि के रूप में स्थापित होते गए। तो इस प्रकार उसके बाद लेजिस्लेशन, एक विधान द्वारा बनाया गया एक कमेटी है जिसे लेजिस्लेशन बोलते हैं, उसके द्वारा एक लेजिस्लेशन के द्वारा एक विधि का निर्माण भी होता है, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे इसमें। आगे देखते हैं
कि कोई भी न्याय कैसे काम करता है, कोई भी न्याय प्रणाली, न्याय प्रशासन कैसे परफॉर्म करता है, कैसे वो अपना काम करता है, इसके बारे में। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट है इसका कि आखिर में इसका कॉन्सेप्ट है क्या, ये किस आधार पर काम करता है। उसके बाद इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। आपका फोर्थ पार्ट है। उसके बाद ईयरली चार्टर्स एंड ईयरली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन कलकत्ता, मद्रास एंड बम्बई, कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में कैसे चार्टर द्वारा जो है एक न्याय प्रशासन की शुरुआत हुई और वो कैसे काम किया और कैसे आगे बढ़े और कैसे स्थापित हुए। उसके बाद क्रिमिनल एंड सिविल जस्टिस के बारे में देखते हैं कि आखिर क्रिमिनल जस्टिस क्या है, सिविल जस्टिस क्या है, कैसे काम करता है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल जस्टिस, यह सामाजिक जो न्याय प्रशासन है वो कैसे काम होता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप फोर्थ में जानेंगे। उसके बाद है फिफ्थ भाग, जो आपका 5वां यूनिट कह सकते हो, ये है आपका लीगल कॉन्सेप्ट, अर्थात कोई भी लीगल चीज़ें हैं जो कि समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है कोई भी देश में। तो सबसे पहले है पर्सन, कि कोई भी देश में जो है पर्सन किसे कहा गया है, विधि के अनुसार पर्सन किसे गया है और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वे किस तरह के होते हैं, उसकी प्रकृति क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और वो समाज में क्या भूमिका निभाता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज़, कि हमारा लीगल कॉन्सेप्ट में राइट्स क्या है और ड्यूटीज़ क्या है, दोनों में अंतर और समानता है। ये सारी चीज़ें हमें जानना बहुत जरूरी है कि हमारा क्या क्या राइट्स है, लोगों में कैसे राइट्स जो अधिकार है वो कैसे इसकी उत्पत्ति हुई और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, वो कैसे और लोगों के बीच इसकी क्या भूमिका है। ड्यूटीज़ क्या है, ड्यूटीज़ और राइट्स में क्या अंतर है, क्या समानता है, ये सारी चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद आ जाता है पोजीशन एंड ओनरशिप। पोजीशन मीन्स होता है कब्जा, पोजीशन और ओनरशिप। इसके बारे में हम जानेंगे कि कोई भी चीज़ जो है किसी के पास अगर हम देते हैं तो वो बंधक के रूप में उसके पास जमा हो जाता है, तो उसे बोला जाता है पोजीशन। और ओनरशिप क्या है, उसका मालिकाना हक स्थापित करना। जैसे कि हम कोई रूम में रह रहे हैं तो वो क्या है, हमारा पोजीशन है और लेकिन उसका ओनर कौन होता है, कोई दूसरा होता है। तो ये है उसका आपका डेफिनेशन। इसके बारे में बताया जाता है टाइटल, कि कोई भी है उसका स्वामी कौन है। उसके बाद लाइबिलिटी की दायित्व क्या है। उसके बाद ऑब्लिगेशन एंड प्रॉपर्टी, इन सभी की चीज़ें में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जूरिस्प्रूडेंस इतना सिलेबस आपका 5 यूनिट कंप्लीट हो जाता है।